हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे MUN यानी कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत जगह सुना भी होगा। ये एक फॉर्मल टाइप का डिबेट रहता है, डिबेट की तरह इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें अलग होती है डिबेट से और ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से किया जाता है। तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस बेसिकली होता क्या है? ये एक एकेडमिक सिमुलेशन होता है UN का। UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंट्रीज़ आती है और किसी पर्टिकुलर एजेंडा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करती है। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसी तरह से उन कमिटीज़ की कॉपी MUN के अंदर भी होती है। जैसे UN के अंदर डिस्कशन होती है, असली कंट्रियों से असली डेलीगेशंस आते हैं, वैसे ही मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को कोई ना कोई कंट्री असाइन की जाती है और वो उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरह उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने डेलीगेशन को प्रेजेंट करते हैं और उनके जो भी स्पीचेस होती हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, उनकी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी हम वो एक्ट करते हैं, जो भी वहाँ पे वो बताते हैं, उनके बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स को जज किया जाता है, उनको मार्क किया जाता है। तो ये MUN के बारे में तो ये हो गया। अब MUN के अंदर कमिटीज़ होती हैं, जैसे कमेटी मान लीजिए हमारी जनरल असेंबली है, UNG जिसको हम कहते हैं। इसके कमेटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका EB जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं, दूसरा होता है आपका डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का काम होता है, डेलीगेट्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स जो कि अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। EB होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अब जैसे आप उसके अंदर देखेंगे, असली यूनाइटेड नेशंस की कमिटीज़ के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर मेन चेयर्स होती हैं जो कि पूरे फ्लो को संभालती हैं, पूरे MUN को, जो पूरा यूनाइटेड नेशंस का सेशन चल रहा है उसको संभालती है। MUN के अंदर EB एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जज का पैनल, जिसके अंदर चेयर, वाइस चेयरपर्सन, रिपोर्टर होते हैं जो कि सारी चीज़ों को देखते हैं, मार्क करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको। MUN का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके अंदर पब्लिक स्किल्स डेवलप करना, आपकी रिसर्च और एनालिटिकल एबिलिटीज़ को एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है, आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, आपके नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। राइट। अब ये तो हमारा बेसिक MUN का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं जो है रोल्स भी हमारे हो गए EB और डेलीगेट्स के। अब हम देखते हैं MUN फ्लो। MUN फ्लो क्या होता है कि MUN किस तरह से आगे बढ़ते हैं, MUN के अंदर काम कैसे होता है। जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होता है रोल कॉल। जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है स्कूल में तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होती है कि ये बच्चे आए हैं या नहीं। उसी तरह से रोल कॉल होता है कि क्या इतने लोग कमेटी के अंदर प्रेजेंट हैं, क्या ये सभी पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अब पार्टिसिपेंट्स को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता, जो उन्हें कंट्रीज असाइन की जाती है उस कंट्री के नाम से बोलते हैं। जैसे सपोज़ मैंने बोला मैंने रोल कॉल स्टार्ट किया, मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान। तो वो लोग प्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट दो तरह से होता है, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर प्रेजेंट करेंगे तो, और प्रेजेंट एंड वोटिंग में फ़र्क क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तो जब लास्ट रेजोल्यूशन होता है तो उसके अंदर एब्सटेन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं, प्रेजेंट में नहीं। कोरम होता है, जैसे कि मैंने अटेंडेंस ली यानी कि रोल कॉल किया तो एक मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है, मिनिमम नंबर ऑफ डेलीगेट जो है कमेटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद कमेटी के अंदर प्रोसीडिंग्स होती है। तो रोल कॉल हो गया, कोरम हो गया, सेटिंग ऑर्डर होता है ऑफ एजेंडा सेट होता है, उसके लिए मोशन रेज किया जाता है। मोशन MUN के अंदर मोशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मोशन का क्या मतलब? अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है MUN के अंदर, उस कमेटी के अंदर हमें कुछ भी बोलना है, मतलब अगर कुछ स्टार्ट करना है तो हमें मोशन रेस करना होता है। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर दो तरह के सेशन होते हैं, एक फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल सेशन, GSL यानी कि जनरल स्पीकर्स लिस्ट। जैसे हमें स्पीचेस स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक मोशन रेस करता है कोई डेलीगेट। द डेलीगेट, सपोज ऑस्ट्रेलिया, द डेलीगेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू रेज अ मोशन टू ओपन द जनरल स्पीकर्स लिस्ट। ठीक है, उसके लिए फिर वोटिंग होगी। ऑल द डेलीगेट्स हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन काइंडली रेज योर प्लाकार्ड्स। प्लाकार्ड्स क्या होते हैं? सभी को ऐसा कुछ कार्ड मिलता है, अगर आपने पार्ट लिया हो कभी MUN में, वैसे रखे जाते हैं
ये कार्ड होते हैं, इसके ऊपर जैसे लिखा है ऑस्ट्रेलिया, वो अपना प्ला कार्ड रेस करेगा, फिर जब चेयरपर्सन उसको अलाउ करेगा तब वो बोलेगा, मोशन रेस करेगा, फिर सभी लोग उसको वोट करेंगे। वोटिंग अगर 2/3 है, 2/3 अगर वोट है तो मोशन पास हो जाएगा। मोशन पास हुआ, जनरल स्पीकर्स लिस्ट ओपन हुई। ओपन होने के बाद चेयरपर्सन बोलेगा, ऑल डेलीगेट्स हु वुड लाइक टू ऐड देयर नेम्स इन द जनरल स्पीकर्स लिस्ट काइंडली रेज योर प्लाकार्ड्स। प्लाकार्ड रेज किया, जो जो बोलना चाहता था वो, फिर उनका नाम ऐड हुआ। सपोज हमने 1 से 10 डेलीगेट्स का नाम जीएसएल लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ से शुरू होता है आपका सेशन, फॉर्मल सेशन जो है, सेशन नंबर 1 जीएसएल। इसके अंदर लोग जनरल स्पीचेस देते हैं, जनरल जो टॉपिक, जो आपका एजेंट, जो मेन एजेंडा है उसके ऊपर बातें होती हैं। फिर किसी ने मोशन रेज कर दिया, द डेलीगेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू रेज अ मोशन टू सस्पेंड द ऑनगोइंग डिबेट एंड टू स्टार्ट मॉडरेटेड कोकस ऑन दिस टॉपिक फॉर दिस मिनट। तो मॉडरेटेड कोकस जैसे हो गया, वो दूसरा ये होता है इनफॉर्मल सेशन। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है उससे हट के उसके कुछ सब टॉपिक्स के ऊपर बात होती है। और अनमॉडरेटेड कोकस होता है, ये मॉडरेटेड कोकस की बात हो गई। अनमॉडरेटेड कोकस होता है, इसके अंदर इनफॉर्मली जो डेलीगेट्स है वो मूवमेंट हो सकती है उनके बीच में, वो दूसरे डेलीगेट से जाके बातें कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, उनको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आके आपको एक रेजोल्यूशन बनता है। अब बीच में इनके कुछ टॉपिक्स थे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको मेन बता देता हूँ। जैसे रेजोल्यूशन, कोई कमेटी क्यों बैठती है? कोई कमेटी इसलिए बैठती है ताकि जो भी आपका एजेंडा चल रहा है उस एजेंडा के ऊपर बात हो सके, उसका कोई कंक्लूजन निकल सके, उसका कोई रिजल्ट निकल सके। कोई प्रॉब्लम है तभी कोई कमेटी बैठी होगी। जैसे पंचायत मान लीजिए, पंचायत क्यों बैठती है? कोई प्रॉब्लम होगी, उसको प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना होगा, राइट। तो ऐसे ही इस कमेटी के एमयूएन के अंदर भी कोई एजेंडा है, वो कोई प्रॉब्लम होती है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना होता है, तो उसका रेजोल्यूशन वही होता है। रेजोल्यूशन एक फॉर्मल एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। उसका क्या मतलब, उसका क्या फ़ायदा है? उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, आपके सिग्नेटरीज, उसके अंदर स्पॉन्सर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट, जो उसका मेन वो रहता है, सिग्नेटरीज रहते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसके अंदर सारे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये अलग अलग दल बन जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने रेजोल्यूशन को। जो पास होता है वो लास्ट में वोटिंग के द्वारा होता है, कुछ क्वेश्चनेयर होता है उससे। अब यहाँ पे मैंने ये मोशन के बारे में बताया। एक होता है आपका पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई पर्सनल प्रिविलेज है, आपको कोई दिक्कत आ रही है मीटिंग के अंदर, तो उस मीटिंग के अंदर आपको कोई मोशन रेज कर, अब आप उस मोशन को कैसे रेज करेंगे? द डेलीगेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। मुझे उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको वो रुक नहीं सकता है। मान लीजिए तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो उसको पर्सनल प्रिविलेज से आप उसको पॉइंट उठाना होगा और उसको बोलना होगा। वो किसी को इंटरप्ट भी कर सकता है। कोई मान लीजिए कोई स्पीकर बोल रहा है तो उस स्पीकर को इंटरप्ट भी कर सकता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है। एक होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि कोई ना कोई प्रोसीजरल एरर है, यानी कि अगर कमेटी का सेशन चल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है, वो ठीक नहीं है, तो कोई पॉइंट उठा सकता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसमें भी आप किसी स्पीकर को जो है बीच में रोक सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। इसके अंदर आपको कोई डाउट है, जो भी सेशन चल रहा है उसके अंदर कोई डाउट उठ रहा है, आपको कुछ पूछना है चेयरपर्सन से, तो आप पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी उठाएंगे। लेकिन इसमें आप किसी दूसरे डेलीगेट स्पीकर को इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं बीच में, राइट। उसके बाद आता है आपका पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीओआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने जनरल स्पीकर्स लिस्ट जब आपने नाम डाला था, इसमें आपने जो है स्पीच दे दी। स्पीच आपने दी, मान लीजिए हर डेलीगेट को जैसे मोशन रेज हुआ था, द जनरल स्पीकर्स जो स्पीच है, जीएसएल स्पीच है, उसकी ड्यूरेशन मान लीजिए सबने डिसाइड की थी 90 सेकेंड्स। आपकी स्पीच हो गई 60 सेकेंड्स में ख़त्म, राइट। अब 60 सेकेंड्स में बचते हैं आपकी 30 सेकेंड। इन 30 सेकेंड का क्या करें? इसके लिए यील्ड होती है, ये होती है आपकी यील्ड। 3 तरह की यील्ड हो जाती है। आप यील्ड को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो यील्ड टू आप अनदर डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि इन 30 सेकेंड्स को दूसरे डेलीगेट को दे दीजिए। अगर उसके पास 90 थे तो उसको 30 मिल जाएंगे, तो उसके पास टोटल 120 सेकेंड होंगे बोलने के लिए।
या तो यील्ड आप चेयर को दे दीजिए, फिर चेयर इसको छोड़कर आगे बढ़ेगा और ये 30 सेकेंड्स खराब, या फिर आप यील्ड फॉर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन 30 सेकेंड्स में लोग दूसरे डेलीगेट्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ज़्यादातर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दूसरे डेलीगेट्स का क्वेश्चन का आंसर करने में भी हेल्प होगी। वो चिट से भेजेंगे, चिट्स में आंसर करना वही मुश्किल है। अब इससे अच्छा तो डायरेक्टली अपना पॉइंट्स रखिए, दूसरे डेलीगेट्स भी सुन पाएंगे, चेयर भी आपको सुन पाएगा, और उससे जो चेयर है वो आपके पॉइंट से आपको मार्क भी कर पाएगा कि हाँ ही इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर डेलीगेट्स, यानी कि ही इज़ कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट हिज टॉपिक, टू प्रेजेंट हिज एजेंडा। अब पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, ये होता है। तो ये 4 तरह के पॉइंट होते हैं और 3 तरह की यील्ड होती है। यहाँ तक हो गया। मैंने आपको मोटिवेटेड कोकस बता दिया कि इसके अंदर सब टॉपिक्स डिसाइड होते हैं और इसका टाइम लिमिट रहता है, इतने टाइम तक इतने टाइम की जो है एक स्पीच होनी चाहिए। इसके अंदर भी आप ऐड करवा सकते हैं अपने नाम। अब वो GSL स्पीच वापस भी खुल सकती है। मान लीजिए एक मोटिवेटेड कोकस हो गया, उसके बाद फिर कोई रेज कर देता है मोशन कि मोटिवेटेड कोकस बंद करने के लिए, और वापस टू ओपन जनरल स्पीकर्स लिस्ट। इसके अंदर फिर से मान लीजिए 6 तक हो गया था, तब 6 के बाद ये तो बची है, उसके बाद और 5 लोगों का और नाम ऐड हो गया था। तो ये 6 के बाद 7वें से शुरू होगी दोबारा जनरल स्पीकर्स लिस्ट की स्पीच। फिर कोई सस्पेंड कर देता है, अनमोटिवेटेड कोकस रेज कर दिया। अनमोटिवेटेड कोकस बेसिकली क्यों होता है? अनमोटिवेटेड कोकस का मोशन रेज होता है रिजोल्यूशन के बारे में बातें करने के लिए। एक तो इनफॉर्मल वे रहता है पूरा, राइट। इसके अंदर जो चेयरपर्सन, जो भी आपका EB है, वो आपको बस एग्जामिन करता है कि किस तरह से आप दूसरे जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके किसी डिसीजन पे आ रहे हैं, किस तरह से उनके साथ शेयर कर रहे हैं अपने टॉपिक, किस तरह से ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो पूरी कमेटी के अंदर, उसी से आपका रेजोल्यूशन बनता है, राइट। अब ये आपका यही सारी चीज़ें होती है। रोल कॉल होता है, क्योरम होता है, एजेंडा आपका सेट रहता है, आपकी जो वोटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरी MUN के अंदर। जब भी कोई मोशन उठाते हैं तो उस मोशन के लिए वोटिंग ज़रूर होती है। पासिंग और फेलियर जो रिजोल्यूशन का वो डिपेंड करता है, वो भी वोटिंग पे डिपेंड करता है कि पास होता है या नहीं, क्योंकि 2/3 चाहिए। तो रिजोल्यूशन मान लो किसी ग्रुप ने दिया, तो अगर वोटिंग 2/3 मिली तो पास हुआ, वरना फेल हो गया, वरना अगला रेजोल्यूशन आएगा। इसी तरह से जो है, और रेजोल्यूशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि इसके अंदर स्पॉन्सर्स होते हैं, जो कि मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, वो चेयरपर्सन डिसाइड करता है। लेकिन ये रेजोल्यूशन के लिए खिलाफ वोट नहीं कर सकते, ये सिर्फ यस ही कर सकते हैं। सिग्नेटरीज जो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ वो उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, राइट। अब कमेटी के अंदर जो भी मेन चीज़ें थी, वो उस कमेटी का नेम होगा, टॉपिक का होगा, एरिया ऑफ डिस्कशन होगा, और फिर उसके अंदर बाद में आते हैं प्रीएम्बुलेटरी क्लोजेस और आपके आते हैं ऑपरेटिव क्लोजेस। प्रीएम्बुलेटरी क्लोजेस और ऑपरेटिव क्लोजेस, इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रीएम्बुलेटरी क्लोजेस के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात होगी। ऑपरेटिव क्लोजेस के ऊपर अंदर बात होगी जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के ऊपर बात होगी, और जो आप अर्ज कर रहे हैं कमेटी से कि आप साथ में आइए, हम इस सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, ये आपको मनाना पड़ता है। जो बाकी डेलीगेट्स हैं, जो आपका ग्रुप है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उनके क्वेश्चंस का जवाब देगा। अगर कमेटी में सारे डेलीगेट्स सुनेंगे आपकी बात को जब, तो वो आपको फेवर करेंगे या तो आपके खिलाफ होंगे, तो वही वोटिंग होती है इसके अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर भी, ठीक है। यही जो होता है जनरल आपका MUN। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कमेटी होती है उसी का एक सिमुलेशन होता है, उसी का एक पार्ट रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बनता है, ताकि स्टूडेंट्स भी अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ को बढ़ा सके, स्टूडेंट्स भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। आगे भी अगर वो जाना चाहे, ऐसी किसी कमेटी के अंदर पार्ट लेना चाहे, तो उनको जनरल बेसिक आइडियाज़ हो सकते हैं। और MUN आप स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, कंट्री लेवल तक भी जा सकते हैं। आप इंटरनेशनल MUNs के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर एडमिशन में भी हेल्प करता है। ये आपके CV, आपके रिज्यूम्स, इन सब को आपको एनहेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स में मानी जाती है, ठीक है। यही था हमारा MUN फ्लो, MUN की कमेटी, और जो भी उसके बारे में जनरल डिटेल्स थी। थैंक यू एवरीवन।